Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 12th class physics chapter number 15 that is gravitation. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इससे पहले बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े हैं जो कि लॉज ऑफ मोशन हैं, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी तरह से जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसमें क्या है, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मैस होता है अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था जो कि सबसे आसान था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये न्यूटन के 3 लॉ जो हैं वो आपने मोशन के बारे में पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन जिन्हें हम कहते हैं। आज हम न्यूटन का एक ऐसा लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रेविटी के बारे में है। ठीक है, इससे पहले हमने मोशन के बारे में पढ़े हैं और आज हम ग्रेविटी का लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो ग्रेविटी पाई जाती है ना, उसका न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बच्चों आपको पता है कि आपने वो एप्पल वाली कहानी सुनी है कि न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा था और ऊपर से एप्पल गिरा, तो उसने वहां पर सोचना स्टार्ट किया कि ये जो सेब है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं गया, राइट साइड पे क्यों नहीं गया या ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसके जवाब में उसे कौन सी चीज मिली है, उसके जवाब में उसे मिली थी ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी को ऑब्टेन करने के बाद, इस ग्रेविटी का आइडिया हासिल करने के बाद न्यूटन ने इस पर ब्रॉड रिसर्च की, इसको पूरे यूनिवर्स में फैलाना चाहा। तो उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। और उसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपस में उसका इंट्रैक्शन देखने के लिए बाकी ऑब्जेक्ट के साथ न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसे हम न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं, जो कि हमें दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की आपस में अट्रैक्शन बताता है। यानी कि वो हमें ये बताता है ये लॉ कि सारे ऑब्जेक्ट आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो फोर्स इंटरेक्शन पे क्या असर डालती है। अब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसा कि हम खुद एक ऑब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आपके रूम में कोई भी चीज़ पड़ी है जिसके पास मैस है वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई डंडा है, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो टेबल है, कोई बल्ब है, या फिर अगर हम ऊपर ऊपर जाएं तो स्पेस में जाएं, चाहे कोई प्लैनेट है, गैलेक्सी है, पूरा यूनिवर्स, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पास मैस है वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट कैसे करते हैं, थ्रू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और इनका क्या क्या प्रोसीजर होता है ये हम इस लॉ में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। जैसे कि हर लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट होती है, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ते हैं, एंड पे हम उसकी कुछ वैलिडेशन या फिर कोई उसकी लिमिटेशन है तो वो डिस्कस करते हैं। उसी तरह से इस लॉ के अंदर भी सेम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में बच्चों हमारे पास है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ठीक है, अब आपने इसको स्टेटमेंट को अच्छे तरह समझ लेना है। ये जो स्टेटमेंट है ना यही पूरा लॉ है। आगे आपने जो मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है ना, अगर आपको स्टेटमेंट आती है ना, आप खुद ही इसकी डेरिवेशन लिख सकते हो, आप खुद इसको बना के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी चीज़ दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे जहान में कोई भी चीज़ है वो अट्रैक्ट करती है हर दूसरी चीज़ को। ठीक है, अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे एक गिलास है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट है, ग्लास ऑब्जेक्ट है, तो आप ग्लास को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्लास आपको अट्रैक्ट कर रहा है। कभी आपने इस तरह से सोचा है कि इस तरह भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में? तो उसी तरह से हमें ये चीज़ पता चली है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स। अब जाहिर सी बात है वो अट्रैक्शन जो है वो किसी फोर्स के थ्रू ही हो रही होगी ना, और वो जो फोर्स है वो क्या है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। जिन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान ये फोर्स लग रही है ना, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ठीक है, यानी कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उनके प्रोडक्ट का जो आंसर आता है ना, मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मैस और दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस मल्टीप्लाई कर दें तो उनका जो आंसर आएगा ना उसके वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये फोर्स उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्जेक्ट के दरमियान उतनी फोर्स कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स बढ़ जाएगी।
ठीक है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ और हमारे दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, मतलब हम इस तरह से स्पेस में उड़ नहीं रहे, हम सरफेस के साथ हैं। तो उसकी जो रीज़न है वो क्या है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम इसी चीज़ को देखें, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं और स्पेस में चले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन हैं वो स्पेस से गुजरते हैं, तो उनको ग्रेविटी क्यों नहीं इफेक्ट कर रही। हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जहाज़ को नीचे खींच के ज़मीन पे क्यों नहीं लगा देती, जहाज़ ऊपर कैसे उड़ा है। तो उसका आंसर बच्चों ये है, ये जो डिस्टेंस वाली बात हमने पढ़ी है ना, जहाज़ के दरमियान और अर्थ के दरमियान, अर्थ के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लेजिबल हो जाती है, यानी उसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से जहाज़ जो है वो ऊपर मूव कर सकते। तो ये जो दोनों फैक्टर्स है ना, इन दोनों को ध्यान में रखना है। तो मैं दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। अब ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देयर सेंटर। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा हम जल्दी में या फिर कभी कभी हम चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते, तो हम ये सोच लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, सिर्फ उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से और दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायग्राम में देखें फिगर 15.1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m1 और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है m2 और ये इनके सेंटर्स हैं, ये जो ब्लैक डॉट के साथ शो हो रहे हैं। और आप यहाँ पे देखें तो जो डिस्टेंस r है उसको हमने कहाँ से लिया हुआ है, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में भी आपने बिटवीन देयर सेंटर्स लिखना है, और जब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है तो उसके अंदर भी आपने ये ख्याल रखना है कि सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं करना कि आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ से कर लें कि ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस है तो ये इतना होगा, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है, जब आपको स्टेटमेंट आ जाती है ना उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन तो सिंपल सा, बस एक आपने डायग्राम बनानी होती है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है उस डायग्राम के बारे में कि हमने ये कंसीडर किया, ये कंसीडर किया, उसके बाद उसके नीचे मैथमेटिकल 2-3 स्टेप करके एंड वाला फार्मूला ड्रॉ कर लेना होता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे किया कि मैंने लिया कंसीडर 2 spherical bodies of masses m1 and m2 separated by the distance r, the force of gravity Fg is। अब हमने क्या किया, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं जिनके मैसेज हैं m1 m2 और इनके दरमियान का डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, F और सबस्क्रिप्ट के अंदर G लिखा है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस वो क्या होगी इन दोनों के दरमियान, वो जैसे हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हमने एक वो वाली स्टेटमेंट, जो पहली लाइन हमने पढ़ी थी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किनके है और दूसरी लाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वो दोनों लिख के, और फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या काम किया कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यानी ये जो हमारी पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को सिर्फ थर्ड वाली में कंबाइन किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है उसको हटा के, जैसे कि आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं जब हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के इक्वल का सिंबल लगा के, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या इंट्रोड्यूस कराया है, जी। जी क्या है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जी की, ये अक्सर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आती है, इसको आपने याद रख लेना। एक तो ये फार्मूला, और इस फार्मूले के साथ साथ आपको ये जी की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैसेज आपको गिवन होते हैं मोस्टली, और डिस्टेंस भी दिया होता है, और जब आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी हो तो फिर आपको जी की वैल्यू खुद याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो फोर्स है, हर फोर्स की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है ना, तो इसी तरह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी भी कोई प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इनको आपने ना अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि इनमें से हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या फिर इनमें से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन MCQs वगैरह बन सकता है। हाँ बाय द वे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता आपका, जो आपका ये टॉपिक है ना, ये लॉन्ग के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। आप इसको इस तरह से तैयार करें कि एक तो शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, उसके अलावा कंसेप्चुअली या फिर आपके न्यूमेरिकल वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला भी आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है, और MCQs के लिए भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स।
यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये तो हमने स्टेटमेंट के पहले ही स्टार्ट में ही हमने ये पढ़ा है, पहली लाइन में ही, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो वो जो फोर्स है वो क्या होगी, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन वाली फोर्स ही होगी ना, इसलिए हम इसे अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो वो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द मैसेज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनके दरमियान जो मीडियम है ना ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उस पर ये डिपेंड नहीं करती। मीडियम बच्चों दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, वुड एक मीडियम है, इस तरह कोई भी चीज जो हमारे पास स्पेस में होती है उसे हम मीडियम कहते हैं। और कभी भी उस मीडियम की वजह से ऐसा नहीं होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, वो तब भी जो हमारी अर्थ है वो उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉल के ऊपर लगाएगी, और बॉल ने नीचे आना है, वो नीचे आके गिर जाएगी जब तक कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल रेंज के अंदर है। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अगर वो उसकी रेंज से बाहर निकल जाती है, मतलब बिल्कुल जैसे स्पेस में चली जाती है, तो फिर वो बॉल वापस नहीं आएगी, फिर वो स्पेस में रह जाएगी, क्योंकि फिर वो रेंज से बाहर हो गई है। जब रेंज एक ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है ना, अर्थ की जो ये जो फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी एक रेंज है पूरी, इसके बाहर राउंड अबाउट जो है पूरा बाहर बाहर एक रेंज है, अगर उससे बाहर चीज़ें निकल जाएं तो फिर नीचे नहीं आएंगी। लेकिन जब तक उस रेंज के अंदर है तब तक अगर उन दोनों को ऑब्जेक्ट के दरमियान, यानी कि अर्थ और उस ऑब्जेक्ट बॉल के दरमियान कोई मीडियम भी आ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों इसकी है इनवर्स स्केयर फोर्स। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा कि हमारे पास ये क्या है, किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्केयर के साथ। स्केयर यानी स्केयर किस चीज़ का, डिस्टेंस का। मतलब कि बच्चों ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि डिस्टेंस के सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि स्केयर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्केयर का क्या मतलब है, स्केयर का ये मतलब है जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इट डिक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 2। यानी कि जब हम डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाते हैं तो ये 4 गुना कम हो जाती है। अगर सिर्फ ये नॉर्मली सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती आर के विदाउट स्केयर, तो फिर क्या होना था, फिर ये होना था कि जब हम डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाते तो ये भी 2 गुना कम हो जाती। कम तो इसमें होना है क्योंकि इनवर्स है ना, हमारे पास इनवर्सली वाला फार्मूला है ना, लेकिन ये क्या हो रही है, ये स्केयर के बराबर कम हो रही है। यानी अगर 2 गुना डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये 4 गुना बढ़ रही है। इसी तरह से इट डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 9 व्हेन द आर इंक्रीजेज बाय 3, यानी कि आर को आप 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये 9 गुना कम हो जाएगी। मजीद हम इसको इस ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है। और आपको ये ग्राफ का पता है कि जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो चीज़ डिपेंडेंट होती है उसे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है, डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए क्या हो गया, डिस्टेंस जो है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर आर है, 2r है, 3r एंड सो ऑन। मीटर में हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। और वाई एक्सिस पे हमने किस तरह से फोर्स ली है कि यहाँ पर फोर्स एफ है और यहाँ पर दिखाया हो कि जितनी फोर्स एफ है ना उससे 1/4, यानी कि फोर्स 4 गुना कम। यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई फोर्स की, जैसे हम लिखते हैं 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, उस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि 4 पे डिवाइड हो गया, यानी जितनी फोर्स है ना उससे 4 गुना कम यहाँ पर है और 9 गुना कम यहाँ पर है। तो अब बेसिकली हमें इस ग्राफ के अंदर दिखाया ये गया है कि जब स्टार्ट में हमारे पास डिस्टेंस है आर, ये देखें आप देख सकते हैं आर डिस्टेंस के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाएं तो हमारे पास फोर्स है एफ, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आर डिस्टेंस के ऊपर है तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है एफ। अब जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, यानी कि आर से 2r कर देते हैं डिस्टेंस को यहाँ पर, तो हमारी फोर्स क्या हो जाती है, एक तो फोर्स डिक्रीज हो रही है, देखें आप ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना और नीचे की तरफ कम हो रही है। तो एक तो फोर्स डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होके कहाँ पे आ जाती है 1/4, यानी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। ना सिर्फ डिक्रीज हो रही है बल्कि वो 4 गुना कम हो गई है जब हमने डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाया है। यानी डिस्टेंस r से 2r की है, यानी 2 टाइम्स बढ़ाया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, r 2r हो गया। तो हमारी फोर्स क्या हो गई है, बजाय इसके कि वो 2 गुना कम होती, यानी f/2 होती, वो कहीं यहाँ पर आना था, उसके बजाय वो हो गई है f/4, यहाँ पर आ गई है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम 3r डिस्टेंस करते हैं, 3 गुना बढ़ाते हैं, तो फोर्स कितनी हो जाती है, वो भी इस तरह से 1/9, यानी कि कितने टाइम्स कम हो गई है, 1/9 टाइम्स कम हो गई है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। इसी तरह जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो फोर्स क्या है, अपने स्केयर वैल्यू के साथ कम होती जाती है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कंसिस्टेंसी विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कंसिस्टेंसी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ कैसे कि यानी अब हम ये देखने जा रहे हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है
वो किस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ मिलता है। दोनों लॉज न्यूटन के है ना, लेकिन वो जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है वो एक लॉ ऑफ मोशन है और ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में किस तरह से एक जैसे हैं, मतलब इनमें कौन सी चीज सेम है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि व्हेन कंसीडरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बताता है ना कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर भी हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ अर्थ जो है वो बॉल को नीचे नहीं खींच रही होती, बॉल भी अर्थ को ऊपर खींच रही होती है, लेकिन बॉल का मैस ही इतना कम है, अब वो इतनी बड़ी अर्थ को अपनी तरफ खींच के नहीं अट्रैक्ट कर सकती। तो इसलिए ऐसा होता है, मैस ज्यादा होने की वजह से अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होती है और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसलिए वो बॉल को नीचे सरफेस पे अर्थ पे खींच लेती है, बजाय इसके कि बॉल अर्थ को अपनी सरफेस पे खींच ले। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है कि दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हैं, और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अर्थ बॉल को नीचे खींच रही है, बॉल अर्थ को ऊपर खींच रही है। ये एक किस्म की लड़ाई हो रही है, यानी बॉल चाहती है कि अर्थ मेरे पास आ जाए और अर्थ चाहती है कि बॉल मेरे पास आ जाए, और जीता कौन है? जिसके पास मैस ज्यादा हो। तो मैस क्योंकि अर्थ के पास ज्यादा होता है इसलिए वो उसे नीचे खींच लेती है। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, अगर हम इसको पीछे यहाँ तक देखेंगे दोनों चीजें फोर्सेस लगा रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हैं, तो यहाँ तक ये जो है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो वैलिड हो रहा है, यानी यहाँ तक हमारा जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ की तरह है, क्योंकि वो भी यही कहता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के साथ। तो इसलिए मैंने लिखा है, मैं दोबारा से रीड कर देती हूँ। व्हेन कंसीडरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान को ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करेंगे तो क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकंड, जो पहला ऑब्जेक्ट सेकंड पे लगा रहा है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। F12 का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट 1 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इक्वल है उस फोर्स के जो ऑब्जेक्ट 2 1 पे लगा रहा है, और मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास इसका क्या है, वो सेम है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और वो नेगेटिव साइन हमें यही बता रहा है कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है मैस 1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मैस 2, इसको आप अर्थ कंसीडर कर लें, इसको आप बॉल कंसीडर कर लें। अर्थ जो है बॉल पे फोर्स लगा रही है और बॉल अर्थ पे फोर्स लगा रही है, और ये जो है इन दोनों का दरमियान का डिस्टेंस है जो कि है r। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, अब हम इससे क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिमोन्स्ट्रेट एक्शन एंड रिएक्शन। यानी कि ये जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक एक्शन हो रहा है और उसके मुकाबले में एक रिएक्शन हो रहा है। It means that Newton universal law of gravitation is consistent with Newton's third law of motion। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आसान सा टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट MCQs या फिर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। थैंक यू सो मच।